Good morning, students. In previous classes, we have seen how to calculate del E and del H by calorimetry method. ठीक है. Today we will study about the enthalpy change for the reactant and the product. The enthalpy change accompanying the reaction is known as reaction enthalpy. तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए enthalpy है क्या. पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी. तो enthalpy है क्या, इसके बारे में कोई आप लोग आइडिया दीजिए. हाँ जी, एनीवन? सब भकोस गया. अंकिता तुम बताओ, व्हाट इज इंथाल्पी? देखो, इट इज सम टोटल ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क. पढ़ा चुका हूँ ना. और उसमें दो कंडीशन आया था कि डेल एच जो होगा कब आपका डेल ई के बराबर होगा. दूसरा कंडीशन भी पढ़ाए थे कि डेल एच जो होगा कब आपका क्यू भी के बराबर होगा, कब क्यू पी के बराबर होगा, कब डेल एच यूज करेंगे, कब डेल ई यूज करेंगे ना. वो पढ़ा चुका हूँ मैं. तो अगर इंथाल्पी पूछे है क्या, तो इट इज सम टोटल ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क. याद रखेंगे इसको ना. तो आइए हम लोग डिफरेंट कंडीशन में हम लोग इंथाल्पी का डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं. स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ ए रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन का सबसे पहले तो ये जान जाओ कि जहां पर वर्ड आ जाए स्टैंडर्ड, ठीक है, तो समझ जाइए कि टेम्परेचर जो है 298 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है और प्रेशर आपका 1 बार दिया हुआ है. तो उस कंडीशन को हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं. व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट? द स्टेट इन विच द टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड आपका प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार होना चाहिए. बार भी लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी आप ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है. तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं. अब है कि स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ ए रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड इंथाल्पी क्या होगा? तो द रिएक्शन इंथाल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेज आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट ना. अगर कोई भी आपका पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस रिएक्टेंट के जितने भी पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेज हैं, अगर वह स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो हम लोग कहते हैं कि यह स्टैंडर्ड स्टेट में है. और वह स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा? 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार, आप जिसमें ले लें. ठीक है, मैं यहाँ पर बार कंसिडर करके चल रहा हूँ. हाँ हाँ बेटा, ठीक है, ज्वाइन करा देता हूँ. तो मैं आप लोगों को बता रहा था स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन. तो फ्यूजन आप जानते हैं. अगर फ्यूजन का डेफिनेशन आपको याद हो, ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत आसान है. और ये फ्यूजन के बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे ना. जैसे आपका इट इज हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट. तो स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में मैं बताया कि वह स्टेट या वह कंडीशन जिसमें आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो उसको स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं. और फ्यूजन मैं 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ या पढ़े होंगे. क्या पढ़े हैं कि सॉलिड से कोई लिक्विड में अगर कन्वर्ट होता हो तो उस प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन कहते हैं. और फिर जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हम लोग 1 मोल ले लें और उसको हम लोग मेल्ट करा दें, ठीक है, तो मेल्ट कराने में चाहे तो हीट इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब्ड होगा. तो हीट अमाउंट ऑफ जो हीट इवॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब्ड हो रहा है बाय द सिस्टम व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज कंप्लीटली मेल्टेड इन द स्टैंडर्ड स्टेट, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे. इसका नोटेशन है डेल फस एच ओ ना. अब स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. तो वर्ड वेपोराइजेशन है, लिक्विड से कोई गैस में बदलता हो तो प्रोसेस को हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं. और अगर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर द स्टैंडर्ड प्रेशर यानी कि 1 बार
टेम्परेचर कांस्टेंट अगर हम लोग कर दें और प्रेशर स्टैंडर्ड ले लें, तो उसमें हम लोग 1 मोल ऑफ लिक्विड को हम लोग वेपर में कन्वर्ट करने में, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, रिक्वायर्ड होगा, उसी हीट ऑफ एनर्जी को हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, 9th में आप पढ़ चुके हैं, 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुका हूँ कि अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा हो गैस में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह दिए, सब्लिमेशन कह दिए। तो अगर हम लोग कोई भी सब्सटेंस ले लें, उसको स्टैंडर्ड स्टेट में 1 मोल को ना लेकर के कन्वर्ट कर दिए गैस में, तो उसमें जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा या इवॉल्व होगा, उसी हीट एनर्जी के चेंज को हम लोग क्या कह देंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कह देंगे ना। इट कैन बी defined as the amount of heat absorbed or evolved when sublimes at constant temperature and standard pressure, that is 1 bar or 1 atm. Del is directly proportional to the intermolecular interaction in the substance. किसी भी substance में अगर intermolecular force of attraction ज़्यादा लग रहा हो, तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग को देना होगा, ठीक है, तो उसमें डेल एच का वैल्यू आपका ज़्यादा हो जाएगा। और अगर किसी भी मोलिकुल्स में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, तो जल्दी इवेपोरेट होंगे, क्योंकि कम टेम्परेचर पर ही वो मोलिकुल्स एक दूसरे से अलग होने लगेंगे, तो आपका सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलने लगेगा। मतलब कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिपेंड्स ऑन द क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू मोलिकुल्स। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो नाम से ही है, कोई एक मोल आप सब्सटेंस या प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लीजिए ना, ये कोई भी कंपाउंड 1 मोल आप बना लीजिए, उसको बनाने में जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा या इवॉल्व्ड होगा, किस कंडीशन में, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए, तो टेम्परेचर आपका 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार, जिसमें आप कंसिडर करके ले लीजिए। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और द इवॉल्व्ड when 1 mole of compound is formed from its element in their most stable state of aggregation ना, तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह देते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन को कंबाइन कर दीजिए, वाटर मोलिकुल्स बन गया, इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना हो गया, 285.8 किलो जूल पर मोल होता है। उसी तरह से ग्रेफाइट को कंबाइन करा दीजिए हाइड्रोजन से, तो वो मीथेन में बदल गया, उसमें भी जो एनर्जी आपका चेंज होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहला जाएगा। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, तो कोई भी आप सब्सटेंस ले लीजिए और उसका कंबशन करा दीजिए, कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो 1 मोल में जो एनर्जी चेंज होगा, उसी एनर्जी चेंज को हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं, और यह हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज बर्न्ड कंप्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। अब है आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे CH4 है या कोई भी सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में है, उसको हम लोग हीट करके गैसियस स्टेट में ले आए ना, उसके एटम्स को अलग अलग कर दिए, तो इस प्रोसेस को एटोमाइजेशन कहते हैं। और उस प्रोसेस में जो हीट एनर्जी चेंज होगा, उसी को एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। इट इज एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम्स इन द गैसियस स्टेट ना। फॉर एग्जांपल CH4 है, कार्बन अलग कर दिए, हाइड्रोजन अलग कर दिए। ठीक है, तो इसमें जो हीट एनर्जी हम लोगों का चेंज होगा 1 मोल को तोड़ने में, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट है बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी नाम, हाँ बेटा बोलो बोलो। सर कोई ज्वाइन करना चाह रही है, कोई ज्वाइन करना चाह रही है। इतना आधा 15 मिनट लेट से भी शेख। अमृतांशु प्रिया, यू आर ऑल्सो लेट। प्रिया कुमारी, रिया कुमारी, यू आर ऑल्सो लेट। चलिए, और कोई बच्चे हैं? नहीं, अब आ जाइए एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड। एंथैल्पी में पढ़ा रहा था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड एंड रिलीज्ड टू फॉर्म ए बॉन्ड। चाहे तो बॉन्ड बनाने में या बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है, उसी एनर्जी को हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यू टू ब्रेक और
फॉर्म 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। 1 मोल बॉन्ड को बना लीजिए या उसको तोड़ दीजिए, ऐसा करने में जो एनर्जी रिलीज होगा या चेंज होगा, ठीक है, इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी बराबर क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। उल्टा लिखाता है इसमें, हमेशा याद रखिएगा। बॉन्ड एनर्जी, चेंज इन बॉन्ड एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आइए इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट सो दैट फर्दर एडिशन ऑफ द सॉल्वेंट डज नॉट प्रोड्यूस एनी मोर हीट चेंज ना, दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम लोग कोई सॉल्वेंट ले लिए और इतना सॉल्वेंट ले लीजिए कि 1 मोल भी अगर हम लोग उसमें सब्सटेंस डिसॉल्व कर दें, ठीक है, तो उसमें जो हीट एनर्जी तो फिर प्रोड्यूस, ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। जो उसमें जो हीट एनर्जी आपका चेंज होगा, उस हीट एनर्जी चेंज को हम लोग इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तुम लोग टाइम पर ज्वाइन करो, ठीक है, टाइम पर नहीं ज्वाइन करो, बार बार डिस्टर्ब होता है ऐसे, तो 4-5 मिनट लेट होता है आदमी, क्या 18-18 मिनट लेट होता है। अपने तो लेट से हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रही हो तुम लोग। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में मैं आप लोग को बताया क्या ना, कि कोई सॉल्वेंट ले लीजिए, इतना ज्यादा सॉल्वेंट ले लीजिए कि अगर फर्दर उसमें कोई भी हम एडिशन कर रहे हो सॉल्वेंट में तो हीट एनर्जी चेंज नहीं हो। उस कंडीशन में द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन लार्ज एक्सेस ऑफ द सॉल्वेंट सो दैट फर्दर एडिशन ऑफ द सॉल्वेंट डज नॉट प्रोड्यूस एनी मोर हीट चेंज। ठीक है, इतना ज्यादा लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट ले लीजिए, उसमें 1 मोल ऑफ एनी सॉल्यूट इज डिजॉल्व कर दीजिए, उसको डिजॉल्व करने से जो हीट एनर्जी चेंज होगा, उसी चेंज ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। याद रखना, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी दोनों एक ही चीज होता है। इसको हम लोग कैपिटल एच और कैपिटल यू दोनों में से किसी एक से, जैसे इंटरनल एनर्जी को जोड़ते थे ना, कैपिटल ई और यू, यहाँ पर हम लोग एच और यू से भी इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन which occurs when 1 mole of any compound dissociated into its ions in gaseous state। जैसे NaCl ले लिए और 1 मोल NaCl ले लिए, उसको तोड़ दिए, Na प्लस में हम लोग ले गए, Cl माइनस में ले गए, या उतना छोड़ो, अलग उसको आयंस में हम लोग तोड़ दिए, तो आयंस में तोड़ोगे तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो ऐसा करने में 1 मोल को आपको उसके आयनिक आयंस में डिसोसिएट करने पर, उसको तोड़ने में, किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में तोड़ने में जो एनर्जी कंज्यूम होगा, उसी एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। इट इज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of any compound is dissociated into its ions in gaseous state। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग लैटिस एंथैल्पी कहते हैं या लैटिस एनर्जी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैटिस एनर्जी, आपका 12th में भी आएगा, 11th में भी बार बार आएगा। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, इसको भी यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज अक्सर करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन से। अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द अनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइंस विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मोल ऑफ वाटर सो एज टू चेंज इनटू हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे हम लोग किए क्या कि 1 मोल ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट ले लिए, अनहाइड्रस में जिसमें पानी नहीं हो, ठीक है, और उसमें पानी डाल दिए, ठीक है, तो हाइड्रेटेड कंपाउंड में बदल जाएगा। तो ऐसा करने में जो हीट एनर्जी चेंज होगा, उसी को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज और एनर्जी चेंज और हीट एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द अनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइंस विथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर so as to change into hydrated salt। this amount of heat energy is known as heat of hydration। जैसे कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर सल्फेट अगर अनहाइड्रस है तो यह व्हाइट कलर का होगा, पानी डालते ही ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू विट्रियल जिसको कहते हैं हम लोग। तो CuSO4 ना 5 मोलिकुल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये हो गया, ये क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ये 5 मोलिकुल्स यहाँ पर अगर तो कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर का हो गया। इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के चलते इस कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है ब्लू होता है। तो ऐसा करने में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंज हुआ, इसी हीट एनर्जी चेंज को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं।
ठीक है। इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, सॉलिड लीजिए या गैस लीजिए या लिक्विड ले लीजिए, उसके कंस्टिट्यूएंट एटम को गैसियस स्टेट में तोड़ दीजिए। ऐसा करने में जो हीट एनर्जी चेंज होगा उसी को इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे। द इंथाल्पी चेंज अकरिंग व्हेन वन मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस डिसोसिएटेड इनटू गैसियस एटम इज कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डेल ए एच नॉट ना। जैसे हाइड्रोजन गैस ले लिए, इसको इंटीग्रेट कर दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया हाइड्रोजन एटम में, तो इसमें जो एनर्जी चेंज हो गया कितना होता है आपका 435.0 केल्विन जूल पर मोल। ठीक है। उसी तरह से मीथेन ले लिए, इसको कार्बन में और हाइड्रोजन में अलग अलग तोड़ दिए, इसमें जो एनर्जी आपको कंज्यूम होता है 1665 यूज होता है। तो मतलब 166.5 पढ़ना, उसका पॉइंट छूटा हुआ है, 166.5 किलो जूल पर मोल यूज होता है। तो इसी को इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कह देंगे। जैसे सॉलिड है सोडियम, तो बल्क में होता है सोडियम ना, उसको अलग अलग एटम को कर दिए, गैसियस स्टेट में ले आए। ऐसा करने में जो एनर्जी कंज्यूम होगा उसी को इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं, और इसके लिए वैल्यू जो होता है 108.4 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है। अब है इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और क्या कहें लैटिस एनर्जी, दोनों में थोड़ा सा का फर्क है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। और यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तो वही चीज तो मैं नहीं ले आया हूँ, वही चीज आपका आ गया है बाय द वे। चलिए देखिए, इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, द इंथाल्पी चेंज अकरिंग व्हेन वन मोल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड स्प्लिट अप इन वाटर टू प्रोड्यूस आयन इज कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है। तो ये हो गया इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे लैटिस एनर्जी पढ़ रहे थे, तो लैटिस एनर्जी और इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन दोनों में फर्क है। इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड के लिए यूज होता है। ठीक है। कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड ले लिए और एक्वस सॉल्यूशन में डाल करके उसको आयोनाइज करा दिए, तो उसको इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहेंगे। लेकिन आयनिक कंपाउंड को अगर डिसइंटीग्रेट कर दिए, उसको कंस्टिट्यूएंट एटम में आयंस में तोड़ दिए, तो उसको हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है। आइए इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस लिखते के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। द इंथाल्पी चेंज अकरिंग व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोसिएटेड इन वाटर टू प्रोड्यूस आयन इज कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो देखो, इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन दोनों दो चीज है ना। ये हमेशा वन मोल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड कंसीडर करता है, और तब उसको पानी में डाल करके आयोनाइज करा दिए, तब उसको इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कह दिए। और इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन क्या है? इंथाल्पी चेंज अकरिंग व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोसिएटेड इन वाटर टू प्रोड्यूस आयन। तो हम लोग कोई भी वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड ले लें और पानी में डाल करके उसको डिसइंटीग्रेट करा दे, तोड़ दे, आयन में प्रोड्यूस कर दे, तब उसको हम लोग इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस कहेंगे। आयोनाइजेशन में कोवैलेंट कंपाउंड लेते हैं वन मोल, और इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस में आयनिक कंपाउंड लेते हैं ना। यही दोनों में बेसिकली फर्क है। इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन जस्ट अभी मैं पिछले स्लाइड में भी पढ़ाया था। द अमाउंट ऑफ इंथाल्पी चेंज ना, चाहे तो वह एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे, अकरिंग व्हेन वन मोल ऑफ द anhydrous salt combines with a required number of moles of water so as to change into hydrated salt. This is called enthalpy of hydration। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले स्लाइड में। ठीक है। आइए, इंथाल्पी ऑफ इलेक्ट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ग्रेफाइट है डायमंड में बदल जाता है, एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म से दूसरे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में चेंज करने में जो एनर्जी चेंज होता है, उसी चेंज को इंथाल्पी ऑफ इलेक्ट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट है डायमंड में बदल जाएगा कुछ दिनों के बाद। ठीक है। तो इसको हम लोग हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे या इंथाल्पी ऑफ इलेक्ट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सल्फर दो आपका इलेक्ट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, मोनोक्लोनिक, रोम्बिक। ठीक है। अगर मोनोक्लोनिक से या रोम्बिक फॉर्म में चला जाता है, ठीक है, तो उसमें जो हीट एनर्जी चेंज होगा क्या कहलाएगा ना? वो कहलाएगा इंथाल्पी ऑफ इलेक्ट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। आइए, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी पढ़ते हैं। इस पर आपका न्यूमेरिकल कभी कभी पूछता है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी दोनों एक ही चीज है, पहले भी बता चुका हूँ। Bond energy is the amount of energy released when one mole of bond are formed from the isolated atom in the gaseous state, or the amount of energy required to dissociate one mole of bonds present between the atoms in the gaseous molecule ना। तो जैसे कोई हम लोग एक मोल कोई बॉन्ड को तोड़ दिए,
ठीक है, किस स्टेट में, इन आइसोलेटेड एटम को, ठीक है, किस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में, ठीक है। या एक मोल हम लोग बॉन्ड बना लिए, तो उसको बनाने में या तोड़ने में जो बॉन्ड एनर्जी चेंज होता है, इसी एनर्जी चेंज को हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं ना। बॉन्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड from the isolated atom in the gaseous state, or the amount of energy required to dissociate one mole of bond present between the atoms in the gaseous molecule। तो इसी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। फॉर diatomic molecule like H2O2, N2, Cl2, HCl, HF, etc. the bond energy are equal to their डिसोसिएशन एनर्जी। कुछ केसेज में जो डायटोमिक है उसमें बॉन्ड एनर्जी जो होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर होता है। दिस में आल्सो बी कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और इस केस में चूंकि गैसियस स्टेट में ले जा रहे हैं तो इसको हम लोग हीट ऑफ एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कह सकते हैं। मतलब डाई एटॉमिक मोलिकुल्स के लिए बॉन्ड एनर्जी बराबर डिसोसिएशन एनर्जी बराबर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या हीट ऑफ एटोमाइजेशन, तीनों एक ही चीज हो जाएगा। कब? जब वह गैस मॉलिक्यूल्स हो और कैसा हो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, मतलब कि दो ही एटम से मिलकर बना हुआ हो। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिफरेंट एटम होंगे, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग होगा। जब अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगा, तो बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगा, उसको तोड़ने में उसकी या बनाने में एनर्जी आपको डिफरेंट होगा। तो उस केस में हम लोग एवरेज निकालते हैं। For polyatomic molecules, the bond energy of a particular bond is not the same when present in different types of the compound. In such cases, to calculate bond energy, an average value is taken. तब उस केस में हम लोग average value निकाल देते हैं। Note that the symbol used for bond dissociation enthalpy and mean bond enthalpy is the same। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन का जो बॉन्ड इंथैल्पी हम लोग जिसको लिखते हैं, दोनों का रिप्रेजेंटेशन एक ही सिंबल से होता है। ठीक है, अब आ जाइए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं 7th क्लास से ही कि अगर एसिड ले लें और बेस ले लें, दोनों को मिक्स करा दें, दोनों को मिक्स कराने के बाद जो हीट एनर्जी चेंज होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। ये रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहे थे। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अगर हम लोग पार्टिकुलर अमाउंट में लेकर के उस रिएक्शन को करा दें, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले ले एसिड का और उसको कंज्यूम करा दें बेस से, ऐसा कराने में जो हीट एनर्जी चेंज होगा उसी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस कहते हैं। और ये हमेशा ये फिक्स फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए 57.1 किलो जूल होता है। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यह ऑलवेज ऑलमोस्ट इक्वल टू 57.1 किलो जूल के बराबर होगा। Why so? Because these are completely dissociated in the aqueous solution, but for the weak acid or weak base, na, or anyone is weak, either acid or the base, na, then it cannot be completely dissociated into the aqueous solution. That is why heat of neutralization of a weak acid or weak base is less than 57.1 kilojoule। तो यहाँ से न्यूमेरिकल आपका बनता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है, तो 57.1 किलो जूल होता है। इतना ही क्यों होता है? बिकॉज दीज आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन द एक्वस सॉल्यूशन, व्हाइल इन द केस ऑफ द वीक एसिड और द बेस देयर अमाउंट ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑलवेज लेस देन 57.1 किलो जूल। व्हाई सो? बिकॉज दिस कैन नॉट बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब आइए हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेसिस लॉ आपको कहता है कि जैसे कोई रिएक्शन है और वह एक स्टेप में हो रहा हो तो उसमें जो हीट एनर्जी चेंज हो रहा हो, और अगर वही रिएक्शन सेवरल स्टेप में हो रहा हो और सेवरल स्टेप में हीट एनर्जी चेंज हो रहा हो, तो सारे सेवरल स्टेप का अगर हीट एनर्जी आप जोड़ दें तो जो एक स्टेप में हो रहा था उसके बराबर हो जाएगा। जैसे देख लो, यहाँ ग्रेफाइट है, graphite is combining with the oxygen to form the carbon dioxide, in which the heat of formation is minus 393.5 kilojoule per mole. If it is converted into several steps, in first step carbon combines with half molecules of water to form the carbon monoxide, in which
which the heat energy change is -10.5 kilojoule per mole, and this carbon monoxide again combines with half molecule of oxygen to form carbon dioxide, ठीक है, in which the heat energy change is H2 ना del H2, in which it is equal to -283.0 Kelvin kilojoule per mole. Then the sum total of H1 and H2, del H बराबर क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू इतना -393.3 किलो जूल। फॉर एग्जाम्पल देख लो, हम लोग H1 का वैल्यू ले लिए, इसको ले लिए, अब इसको जोड़ दिए, माइनस साइन के साथ है, साइन ले लिए, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, -39.5 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, इतना वैल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, इसी को कहते हैं हम लोग। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखाएगा, अकॉर्डिंग टू इट इफ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप देन इट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन इनटू व्हिच द ओवरऑल रिएक्शन में बी डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर, और according to it if a reaction takes place in one step or in many step, ठीक है, the amount of energy released or absorbed is always remain constant, it does not matter ना कि whether it is completed into one step or in several step, but the energy change will be remain same, ठीक है। तो इसी को हम लोग हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन कहते हैं, ठीक है। आइए एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि हेसिस लॉ का यूज कहाँ है, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ इज इन द कैलकुलेशन ऑफ हीट चेंज फ्रॉम दोज रिएक्शन फॉर व्हिच एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल। एक्सपेरिमेंट से अगर हम लोग किसी का ये हीट एनर्जी चेंज अगर हम लोग डिटरमाइन नहीं कर रहे हो, ठीक है, हीट चेंज नहीं निकाल पा रहे हो, तो हम लोग हेसिस लॉ से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट किया जा सकता है। द कैलकुलेशन आर बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेज ऑफ हेसिस लॉ। The thermochemical equation can be treated as algebraic equation which can be added, subtracted, multiplied और divided। मतलब कि जस्ट तुम्हारा जो algebraic equation जो होता है 8 क्लास अलजेब्रा पढ़े थे, उसी मेथड से हम लोग रिएक्शन को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन दो जगह है, इन द कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी फ्रॉम बॉर्न-हाइपर साइकिल ना, और एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, दो चीज कैलकुलेट करने में इसका हम लोग यूज करते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने में, दूसरा लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने में। बॉर्न-हाइपर साइकिल क्या है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ है, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड ले लिए और इसका हम लोग को निकालना है कि लैटिस एनर्जी क्या है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन तुम लोग को याद रखना होगा कि लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो जैसे कोई भी गैसियस स्टेट ले लिए हम लोग को बनाना है NaCl, तो उसको गैसियस स्टेट से कंबाइन करा करके Na गैस ले लिए, Cl गैस ले लिए, कंबाइन करा करके हम लोग NaCl बना दिए, तो एक मोल में जो है हीट एनर्जी चेंज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। या उसको तोड़ने में भी जो कंज्यूम होगा लैटिस एनर्जी हो जाएगा। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज फाउंड टू बी -4100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। NaCl के फॉर्मेशन में जो हीट एनर्जी कंज्यूम होता है, बनता है आपका, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वह -410 किलो जूल पर मोल के बराबर है, ठीक है। तो कैसे बना होगा देख लीजिए, Na सॉलिड है, हाफ मोलिकुल्स ऑफ Cl2 ले लिए ना, तो ये NaCl सॉलिड में बदल गया, तो एक मोलिकुल ये क्या कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड बना लिए, इसको बनाने में जो एनर्जी लगा लैटिस एनर्जी कहला गया, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, -410 किलो जूल पर मोल। 1 मोल ऑफ NaCl कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द स्टेप, और 1 मोल NaCl को हम लोग डिफरेंट स्टेप से होकर के गुजारते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम लोग दिखा दिए कि सोडियम ले लिए, हाफ मोलिकुल क्लोरीन ले लिए, NaCl में बदल गया, तो इसमें जो लैटिस एनर्जी होगा इसका इतना होगा, इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वही लैटिस एनर्जी होगा, ठीक है। अगर यह सब्सटेंस आपका सेवरल स्टेप में हो रहा हो, तो उन सेवरल स्टेप में जो एनर्जी चेंज होगा सबका सम टोटल कर दीजिए, तो उसमें वह आपका -410 किलो जूल आना ही आना है पर मोल के हिसाब से। जैसे सपोज कि क्रिस्टलाइन सोडियम मेटल इज सब्लाइम्ड टू फॉर्म द गैसियस एटम, सोडियम मेटल जो होता है सॉलिड होता है, उसको हम लोग गैसियस स्टेट में ले लिए, तो ये प्रोसेस का क्या कहा जाएगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन कहला जाएगा। तो इसको हम लोग S मान लिए, या हीट ऑफ सब्लिमेशन H लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग
क्लोरीन गैस है, ठीक है। तो क्लोरीन गैस को हम लोग को क्या करना होगा, हाफ मोलिकुल में बदलना होगा। और हाफ मोलिकुल तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो Cl2 को हाफ कीजिएगा तो Cl में बदल गया ये, ठीक है। तो इसी को हम लोग हीट ऑफ डिसोसिएशन कह दिए। क्या कह दिए, हीट ऑफ डिसोसिएशन कह दिए, टू फॉर 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। तो यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम हो गया। तो 1 मोल गैसियस एटम में जो लगेगा उसको हीट ऑफ डिसोसिएशन कह देंगे। तो ये हाफ डी, इसको हम लोग सपोज को वैल्यू हाफ डी है ना, तो उसको हम लोग वहां पर नोट कर लिए। अब हम लोगों को हो गया द गैसियस सोडियम एटम आर आयोनाइज्ड टू फॉर्म गैसियस सोडियम आयन। तो ये अब हम लोग करते क्या है कि सोडियम को हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो आयनिक फॉर्म में आ गया। तो इसको हीट ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं या आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि क्लोरीन गैस था जो यहाँ मिला था हम लोगों को, देखो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में क्या कहलाएगा ये ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाएगा या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा। ये पढ़ा चुका हूँ पीरियोडिक टेबल में, या केमिकल बॉन्ड दोनों जगह में से एक जगह पढ़ाया हूँ मैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो किसी भी गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, ऐड करने में, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का जो एनर्जी आ गया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नोट कर लिए। द इफ द हाँ द गैसियस आयन यानी कि कटायन Na प्लस और Cl माइनस आयन को कंबाइन करा दिए तो NaCl में बदल गया, ठीक है। तो NaCl में बदलने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई, इसी एनर्जी का तो हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। देखो 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फाउंड फ्रॉम इट्स आयन इन देयर गैसियस स्टेट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। इसी एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी कह दिए। और कितना सेवरल स्टेप से होकर के गुजर रहा था। अगर फाइनल हम लोग को स्टेप लिखना होगा तो यही तो हम लोग का है कि Na है, इसको गैसियस स्टेट में बदले थे, Na प्लस है और Cl माइनस कंबाइन किया था, ठीक है। तो NaCl बना था, उसमें सेवरल स्टेप से होकर के उसको गुजारे थे। तो जितना स्टेप था वो आपको यहाँ पर मैं शो कर दिए। Na को एक इलेक्ट्रॉन दोगे और क्लोरीन को दोगे तो ये NaCl में बदला था, ठीक है। वही तो है ये NaCl वाला। तो Na गैस था और यही हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन था। तो ये पहले तो सॉलिड होता है और सॉलिड से तब इसको हम लोग गैस में लाए। तो मतलब जितना सेवरल स्टेप है सब इसमें जोड़ करके दिखलाया हुआ है। तो अप्लाइंग हेसियस लॉ, हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर क्या हो जाएगा, देखो हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी, सबको जोड़ दिए तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों का निकल गया, ठीक है। और जोड़ोगे तो वह उतना ही आएगा जितना सेवरल स्टेप के जोड़ने के बाद आ रहा था, अगर एक स्टेप में हो रहा हो तो, ठीक है। तो टू इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी, लाइट तो नहीं कर रहे, हाँ क्या बेटा बोलो। लाइट तो नहीं कर रहा। अच्छा देख लेता बेटा। बहुत देर से नहीं शो कर रहा था क्या? कुछ देर से रुका था सर। ठीक है बेटा, हम लोग को पता नहीं चलता, तुरंत इस कंडीशन में इंटरप्ट करना है, ठीक है। बाय द वे मैं बोलता ही गया हूँ और रिकॉर्डिंग भी डाल ही दूंगा। तो देखो लैटिस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डिसाइड करने में कि कौन सा कंपाउंड वाटर में सोलुबल होगा और कौन सा कंपाउंड वाटर में इनसोलुबल होगा, ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड का लैटिस एनर्जी ज्यादा हो तो वह कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, और जब बहुत ज्यादा स्टेबल होगा और पानी में डालिएगा तो वह इनसोलुबल हो जाएगा। ग्रेटर द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एनी कंपाउंड लेस इज इट्स सोलुबिलिटी। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो, ठीक है, वो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो तो इट इज इनसोलुबल इन वाटर, याद रखना हमेशा। और जिस कंपाउंड का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा मतलब कि वह ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा पानी में डालिए और हाइड्रेशन एनर्जी उसका कम होगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा तो पानी में जाहिर सी बात होगा सोलुबल कम होगा। तो ये दो कंसिक्वेंसेज है आपका किसका, तो लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी का दोनों चीज है ना। बॉर्न हाइबर साइकिल के बारे में बेटा अभी जस्ट मैं पढ़ाया हूँ, क्या है ये, एप्लीकेशन ऑफ हेसियस लॉ है।
हेसेस लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन है, ठीक है। अ सीरीज ऑफ हाइपोथेटिकल स्टेप एंड देयर एंथैल्पी चेंज नीडेड टू कन्वर्ट एलिमेंट्स टू एन एनी कंपाउंड एंड डिवाइस टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी यूजिंग हेसेस लॉ ए मीन्स टू कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है। हम लोग हेसेस लॉ को यूज करते हुए किसी भी सेवरल हाइपोथेटिकल स्टेप उसमें अप्लाई करते हैं और लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं किसी कंपाउंड का। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोर्न-हाइपर साइकिल कहते हैं। एक्चुअली इट इज यूजेज और एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ, ठीक है। बोर्न-हाइपर साइकिल में सेवरल स्टेप हो गए। कौन कौन सा स्टेप आया था हम लोग का? एलिमेंट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस एटम। गैसियस एटम में सबसे पहले एलिमेंट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कटायन एंड एनायन, और उसमें हम लोग आयोनाइज कर देते हैं उसको, और आयंस को कंबाइन करा देते हैं हम लोग। यही तो 3 स्टेप में उसमें था, ठीक है। आइए, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन करा दीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। Why it is forming carbon dioxide? Why not carbon dioxide on heating it will give carbon and oxygen? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो और उसको किसी भी मेथड से क्या हम लोग उसको कार्बन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं? नहीं, ठीक है। या ऐसा कह दो कि कार्बन और ऑक्सीजन को हिट कर रहे थे, सोना निकल जाता, चांदी निकल जाता, क्या पॉसिबल है? नहीं। कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हिट करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलेगा। तो व्हाई सम कंपाउंड्स आर फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर कंपाउंड एंड इट इज नॉट फॉर्मिंग द अनदर कंपाउंड, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। That is why there is need of second law of thermodynamics। यही वजह है कि second law of thermodynamics की हम लोग की जरूरत पड़ी। A major limitation of the first law of thermodynamics is that it merely indicates that in any process there is an exact equivalence between the various form of energy involved, but it provides no information concerning the spontaneity or feasibility of the process। The answer to the above question are provided by the second law of thermodynamics। जैसे मैं एग्जांपल दिया कि कार्बन को ले लो और हाइड्रोजन से मिला दो तो मीथेन बन जाएगा, ठीक है। वह दूसरा कंपाउंड क्यों नहीं बना? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता है? यह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहीं पर फेल कर जाता है, ठीक है। इसीलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पढ़ने से पहले कुछ नए वर्ड्स आएंगे आपको। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड एंट्रोपी आएगा आपका। तो वैसा प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली either by the initiation or without initiation, ठीक है। तो such type of process are called spontaneous process। जैसे तालाब ले लो, तो तालाब को पानी को सुखाने के लिए क्या हम लोग उसको ले जा करके हीटर रखते हैं? नहीं, पानी तालाब का ऑटोमेटिक इवेपोरेट होगा और पानी धीरे धीरे सूखता जाएगा। इवन आप गमला ले लीजिए, गमला में पानी आप कमरे में रख दीजिए, 8-10 दिन के बाद देखिए तो पानी जितना रखे थे उससे उसका पानी का लेवल जो है से घट जाएगा। वाई? बिकॉज इट इज इवेपोरेटिंग, वहाँ ऑटोमेटिक इवेपोरेट हो रहा है। कोल फील्ड में देख लो, वहाँ धनबाद में अभी तक कोल फील्ड में आग लगा हुआ है। एक बार कोई शरारती तत्व लगा दिया होगा, आग लग गई, अभी तक वहाँ कोयले में आग लगा हुआ है ना। तो ये ऐसे प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। वैसा प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली आइदर बाय इनिशिएशन इफ रिक्वायर्ड और बाय इटसेल्फ, सच टाइप ऑफ प्रोसेस आर नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। So the process which takes place on its own with or without initiation is called a spontaneous process, ठीक है। all natural process are spontaneous। जितना भी नेचुरल प्रोसेस है, जैसे आइस है, हल्का सा टेम्परेचर मिलेगा, वो आपका लिक्विड में वाटर में बदलना ही बदलना है। वाटर जो होगा इवेपोरेट होकर के आपको गैस में बदलना ही, वेपर में बदलना ही बदलना है। ये सब आपका जो नेचुरल प्रोसेस है वो सभी के सभी स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर्स ऑन देयर ऑन, और यह ऑटोमेटिक होते रहता है। हाउएवर सम प्रोसेस रिक्वायर्स इनिशिएशन, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसको इनिशिएट करने की जरूरत है। जैसे कोयला रख दे चूल्हा पर और उस पर डेगची चढ़ा दे, पानी चढ़ा दे, चावल डाल दे, क्या खाना बन जाएगा? नहीं, कोयले को पहले सुलगाना होगा, आग लगाना होगा, ठीक है। जो आग लगावन होगा तुरंत आसानी से आग लगा देंगे उसमें, ठीक है। इसके बाद उस पर खाना बनाइए, खाना आपका बनता चला जाएगा। जब तक कोयला रहेगा जलता रहेगा, आपको उसको दिक्कत नहीं होगा। तो वो भी तो इस तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट इट रिक्वायर्स सम एनर्जी। सम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बी स्लो एंड सम में बी क्विक फास्ट,
ठीक है। तो ये स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। जंग लगता है आपको, रस्टिंग होता है, ऑटोमेटिकली होता है। ऐसा नहीं कि बाहर से हम लोग कोई कंडीशन ला करके उसको दे दिए और उसको उसमें जंग लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हेलो, नमस्कार सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, अच्छा ठीक है सर, हम बोल देंगे। ठीक 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 ठीक। तो मैं बता रहा था तुम लोगों के स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल और देख लो। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल ना। जैसे पानी है तो किसी बेवकूफ को देखे हो क्या कि पानी का एक टंकी जो है से नीचे बैठा दिए ग्राउंड फ्लोर पर और पानी का पाइप ले जाए फर्स्ट फ्लोर पर खोल के पानी निकाल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल कतई नहीं है। हाँ, टॉप फ्लोर पर अगर वाटर टैंक रख दो, उसमें पानी भर दो, वहां से फिर चारों तरफ से पाइप का जाल बिछा दो, जहां चाहो वहां पानी लो लेवल पर आ जाएगा। दैट मीन्स वाटर फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल and it is spontaneous process. It takes place automatically. Melting of ice, evaporation of water from lake, river, sea or an open container, it automatically होता है। Dissolution of salt ना, NH4Cl, sugar etc in water, diffusion of gases, burning of white phosphorus, rusting of iron in moist air ना, dissolution of zinc in sulfuric acid, copper sulfate, ठीक है। उसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सब ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिक्वायर्स इनिशिएशन, लेकिन कोई ऐसे भी हैं जिनको हम लोग को इनिशिएट करना पड़ता है, आग लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे बर्निंग ऑफ पेट्रोल, ऑयल, कोल, बर्निंग ऑफ कैंडल, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपको हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वैसे प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली नहीं होता हो उसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं ना। जैसे पानी टंकी है, नीचे रख दिए ग्राउंड फ्लोर पर और ऊपर चढ़ाना है, या हम लोग जमीन से पानी निकालते हैं और ऊपर टॉप फ्लोर पर चढ़ा देते हैं, तो यह नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऑटोमेटिकली नहीं चढ़ेगा। उसके लिए मोटर लगाना होगा, मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या दूसरे मीन से एनर्जी देना होगा, तब मोटर चलेगा, पानी तब जाके चढ़ेगा। सच टाइप ऑफ प्रोसेस आर नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑफ प्रोसेस which does not takes place on its own under the given condition is called non-spontaneous process. Non-spontaneous process requires an external agency, for example lifting of water from lower level to higher level, electrolysis of water producing hydrogen gas and oxygen gas, formation of ice in a refrigerator ना, सब नॉन स्पॉन्टेनियस है। उसके लिए हम लोग बाहर से कंडीशन सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को देखना है क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी, तो इसको कल पढ़ूंगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल। और आप लोग टाइम पर ज्वाइन कीजिए, लेट करते हैं ज्वाइन करने में क्लासेस।